स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। अपना चैप्टर सॉल्यूशन का चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक पढ़ा था। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था हमने। तो कल ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट हो चुका है। तो अपन ने अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, ये 4 अपन ने पढ़े थे। जिसमें फर्स्ट पढ़ा था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, सेकंड पढ़ा था क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था, तीसरा पढ़ा था अपने हिमांक अवनमन और चौथा पढ़ा था प्रासरण दाब। तो इनके अपन ने फॉर्मूले भी सोल्व किए थे। जैसे एक बार दोबारा देख लेना आप। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा एम ए इंटू डब्ल्यू ए। एक हमने पढ़ा था क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था, अणुसंख्यक गुणधर्म का सेकंड टाइप क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन का जो फॉर्मूला था, क्वथनांक उन्नयन को रिप्रेजेंट किया था डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट किया था। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल, ये पढ़ा था केबी इंटू स्मॉल एम पढ़ा था। यहाँ मोलता का अपने को फॉर्मूला पता है, तो उसका फॉर्मूला अपने पास आया था डेल्टा टीबी इज इक्वल केबी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए। ये सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था। इसके बाद में हमने पढ़ा था हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन में जो कैटेगरी थी, तो हिमांक अवनमन को लिखा था डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट किया था। ये वैल्यू थी, यहाँ बी के स्थान पर क्या था, एफ था। तो अपन ने फॉर्मूला पुटअप किया था के एफ इंटू, ये सोल्व किया था के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए। और 34 की जो यूनिट बढ़ी थी कल, प्रासरण दाब। प्रासरण दाब जो है, इसको रिप्रेजेंट किया था पाई से रिप्रेजेंट किया था। और पाई इज इक्वल होता है सीआरटी पढ़ा था हमने एक, और सी जो होता है कंसंट्रेशन होता है, वो होता है एन अपॉन वी होता है। तो उसके लिए अपन ने फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, पाई इज इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा आर टी अपॉन वी। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। और इसका अपन ने विलेय अणुभार, देखो यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी विलेय अणुभार ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला अपन ने बनाया था। इसी प्रकार यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन में बनाया था, और यहाँ पर ये हिमांक अवनमन में भी अपन ने बनाया था। और चौथा अपना प्रासरण दाब में भी यहाँ पर ये पाई का फॉर्मूला, तो यहाँ से एमबी को यहाँ ले जाएंगे और पाई को इस स्थान पर लेकर आ जाएंगे। तो इस प्रकार अपन ने अणुसंख्यक गुणधर्म के जो चारों टॉपिक्स जो है, इनके बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा थोड़ा सा एक टॉपिक जो अपना, वो भी देखें आप। अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में कई बार क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोल लेते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो उसकी एक दो विशेषताएं, वो भी आप साथ साथ में ध्यान रखें। जैसे अपन ने चारों टॉपिक्स पढ़े। एक तो हमने विलियन जो है वो तनु लिया है। विलियन कौन सा लिया है, तनु। और तनु विलियन के साथ साथ एक वो किसका पालन करता है, राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म की मुख्य जो विशेषताएं, वो भी आप नोट कर लेंगे। तो दोबारा सुन लें, अणुसंख्यक गुणधर्म की विशेषताएं। फर्स्ट तो आप नोट करेंगे, विलियन तनु होना चाहिए। सेकंड, राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। राइट है, दोनों नोट कर लोगे। दोबारा सुन लें आप, अणुसंख्यक गुणधर्म की विशेषताएं क्या लिखोगे आप, विलियन तनु होना चाहिए, और सेकंड विशेषता लिख लोगे आप, राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान, इंग्लिश वर्ड इसका होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। देखिए,
असामान्य मूल्य द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किसी भी विलायक के अंदर, कोई विलायक है तो उसमें जब विलेय को घोला जाता है तो विलेय के कणों की वहां पर स्थिति जो है वो अलग अलग रहेगी, या तो उनका वियोजन हो जाएगा, या उनका समगुणन होगा, या फिर उनका है ना समगुणन होगा ना ही वियोजन होगा। अब वियोजन है या समगुणन जो है, इन वर्डों का क्या अर्थ है। जैसे मान लीजिए मैं आपको इस घटना को बता, जैसे मान लीजिए यहां पर एक पात्र में, यहां पर फर्स्ट पात्र में विलायक है और विलायक में हम डाल रहे हैं विलेय। एक पात्र जो है इसमें हम डाल रहे हैं विलेय, जैसे यहां पर ये विलेय के कण डाल रहे हैं, ये विलेय जो है ये विलायक में हम डाल रहे हैं। अब विलायक तो आपको पता है, जैसे जल ले लिया, अब ये कण विलेय के कण जब इसमें डालें तो यहां पर देखो फर्स्ट स्थिति में हम देख रहे हैं विलेय के कणों की जो संख्या है, जितने विलेय के कण लिए उतने ही विलेय के कण विलायक में है। एक स्थिति देखो आप, यहां विलेय के कण जो लिए, यहां विलायक में इनकी संख्या हो गई दुगनी, और एक स्थिति विलेय की ले रहे हैं, ये विलेय के जैसे कण है, विलायक में ये मिलकर है, ये दो कण मिलकर एक कण हो गया। तो यहां पर ये तीन कंडीशन दी गई है असामान्य मूल्य द्रव्यमान को समझने के लिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब विलायक में विलेय को घोला जाता है तो विलेय का ना तो वियोजन हो रहा है और ना ही समगुणन हो रहा है। ना वियोजन या समगुणन का मतलब यहां पर ये है अवयवी कणों की संख्या जितनी थी उतनी की उतनी है विलायक में। उस स्थिति को तो बोलेंगे इसमें न तो हो रहा है, न तो वियोजन है और न ही समगुणन है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन जिसे कहते हैं। यहां पर देखो अवयवी कणों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यहां अवयवी कणों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अवयवी कणों की संख्या में जब वृद्धि होती है तो वृद्धि होने का मतलब यहां पर देखिए, जैसे वृद्धि यहां पर हुई तो यहां पर अवयवी कणों की संख्या वृद्धि हो जाती है, उस घटना को बोलते हैं वियोजन। टूट गया, जैसे कोई विलेय पदार्थ है वो टूट जाए, जैसे मान लीजिए एक पदार्थ लिया, विलेय पदार्थ ले लिया, जैसे मान लीजिए NaCl ले लिया। अब यहाँ NaCl है, ये जल में नमक है, डिजोल्व होता है, तो यहाँ क्या बनाएगा, Na+ और Cl- बनाएगा। तो यहाँ पर एक जो पदार्थ एक था और इधर पदार्थ कितने बन गए, दो, एक और एक दो। तो अभी कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कणों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर ज्यादा। और यहाँ पर जब विलेय में विलायक को मिलाया तो यहाँ पर देखो दो विलेय मिलकर क्या मिला रहे, एक मिला बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस घटना को बोलते हैं समगुणन। इसमें अभी कणों की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसमें देखो अभी कणों की जो संख्या है, अवयवी कणों की संख्या इसमें होती है ज्यादा और इसमें होती है कम। और इसमें अवयवी कणों की संख्या में क्या आएगी, जैसे इसमें दिया गया है आपकी एसिटिक अम्ल, एग्जांपल दिया है, समगुणन में है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जैसे हमने पढ़ा था, एसिटिक अम्ल हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है, उसके आधार पर इसमें क्या हो जाएगा, इसका समगुणन हो जाएगा। यहां पर अपन ने पढ़ा इसका ना तो वियोजन होता ना समगुणन। जैसे मान लीजिए शर्करा है C12H22O11, C12H22O11, इसका क्या होगा, ना तो वियोजन होगा ना ही समगुणन, क्योंकि आयनों में वियोजित नहीं होगा। तो जब किसी विलायक में विलेय को घोलेंगे तो समगुणन या वियोजन से मोलर द्रव्यमान जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, और मोलर द्रव्यमान जब परिवर्तित हो जाएगा उस घटना को क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं नोट कर देता हूं क्या होती है। तो एक बार इसको आप दोबारा देख लें। आप यहां पर तीन घटनाएं पढ़ेंगे हम, विलेय के कणों का या तो ना तो वियोजन होगा ना ही समगुणन होगा, एक ऐसा पढ़ेंगे हम।
आगे आएगा अपना एक टॉपिक आएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान की जो अपन गणना करेंगे वो वांट ऑफ गुणनांक से करेंगे, वहां पर घटनाएं बढ़ेंगी। एक विलेय के कणों का क्या होगा, वियोजन होगा। ध्यान इतना रखिए, वियोजन या संगुणन का मतलब यहाँ पर क्या है, अभी भी कण अपन ने जितने लिए उतने के उतने ही रहेंगे। यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी अभी भी कणों की विलेय की, और यहाँ पर विलेय के कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। वियोजन में ज्यादा होगी, संगुणन में कम होगी, जिसमें ना वियोजन है ना संगुणन है, उसमें मात्रा बराबर। एग्जाम्पल भी वैसे थोड़ा एक तो ध्यान होना ही चाहिए आपको। इसमें C12H22O11 लिया है, ग्लूकोज भी ले सकते हो इसमें आप, वियोजन NaCl ले लिया, यहाँ पर संगुणन ले लिया एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले असामान्य मोलर द्रव्यमान की क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। जब विलायक में विलेय को मिलाया जाता है तो विलेय का वियोजन या समगुणन, वियोजन डिसोसिएशन, समगुणन एसोसिएशन। जब विलायक में विलेय को मिलाया जाता है तो विलेय का वियोजन या समगुणन होने से विलेय का मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, जिसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते। जब विलायक में विलेय को मिलाया जाता है तो विलेय का वियोजन या समगुणन होने से विलेय का मोलर द्रव्यमान अनुभार को कहते हैं, ये परिवर्तित हो जाता है। तो उस घटना को क्या बोलते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। एक होता है सामान्य अनुभार और एक वियोजन या समगुणन के बाद में जो मोलर द्रव्यमान बने वो हो जाएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान। और असामान्य मोलर द्रव्यमान का जो निर्धारण वांट ऑफ गुणनांक की सहायता से किया जाता है। अब इसका जो निर्धारण है वो किसकी सहायता से करेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान का निर्धारण वांट ऑफ गुणनांक द्वारा किया जाता है। अब वांट ऑफ गुणनांक के द्वारा असामान्य मोलर द्रव्यमान की जो गणना है वो किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब असामान्य मोलर द्रव्यमान के आधार पर वांट ऑफ गुणनांक की गणना के लिए देखो अध्ययन करते हैं, तो सब टॉपिक पढ़ेंगे हम वांट ऑफ गुणनांक। वांट ऑफ गुणनांक, वांट ऑफ गुणनांक, वांट ऑफ नाम में वैज्ञानिक ने दिया था। वांट ऑफ गुणनांक देखो जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। वांट ऑफ गुणनांक जो है वो असामान्य मोलर द्रव्यमान की गणना करेगा। और असामान्य मोलर द्रव्यमान में हमने जो अभी परिभाषा पढ़ी थी, जब विलायक में विलेय को मिलाया जाता है तो विलेय का वियोजन या समगुणन होने से विलेय का मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता, उसका जो द्रव्यमान रहता है, अणुभार जो रहता है वो चेंज हो जाता है। वियोजन या तो ज्यादा हो जाएगा या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसे बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। और उसका निर्धारण हम करेंगे अब वांट ऑफ गुणनांक की सहायता से। तो सबसे पहले तो वांट ऑफ गुणनांक की हमें डेफिनेशन तैयार करनी है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन है
अणुसंख्यीय गुणधर्म के प्रेक्षित मान और प्रायोगिक मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। अणुसंख्यीय गुणधर्म के प्रेक्षित मान और एक मान आता है परिकलित मान, प्रायोगिक मान जिसे कहते हैं, जिसे अपन निकालते हैं। प्रेक्षित और प्रायोगिक मान का जो अनुपात है उसे बोलते हैं वांट हाफ गुणांक, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। अणुसंख्यीय गुणधर्म के बारे में अपन ने पहले पीछे भी पढ़ा है। क्या होता है, विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। उन गुणों को नाम दिया था अणुसंख्यीय गुणधर्म, जिसमें हमने 4 अणुसंख्यीय गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। कौन कौन से थे? पहला था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन था, दूसरा था क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हमने पढ़ा था वहां पर हिमांक अवनमन, और चौथा पढ़ा था परासरण दाब पढ़ा था। तो यहाँ पर अपन वांट हाफ गुणांक में जो वर्ड है अणुसंख्यीय गुणधर्म, तो यहाँ पर अणुसंख्यीय गुणधर्म के प्रेक्षित मान और प्रायोगिक मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहा जाता है। तो यहाँ पर I इज इक्वल, इसका फॉर्मूला ये बन सकता है, अणुसंख्यीय गुणधर्म के प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्यीय गुणधर्म के प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान को वैसे आप थ्योरेटिकल सैद्धांतिक मान भी बोल सकते हो। प्रायोगिक मान जो है उसे आप सैद्धांतिक मान भी कह सकते हो। एक प्रेक्षित होता है जिसे निकाला जाता है, और एक सैद्धांतिक होता है जो मान होता है फिक्स होता है। ये 2 वैल्यू होती है। तो अणुसंख्यीय गुणधर्म के प्रेक्षित मान और अणुसंख्यीय गुणधर्म का प्रायोगिक मान का जो अनुपात है उसे वांट हाफ गुणांक के नाम से जाना जाता है। अब यही जो अपना फॉर्मूला जो है वो चारों अणुसंख्यीय गुणधर्म के आधार पर भी हम लिख सकते हैं। जिसे अपन ने वहां पर पढ़ा था, वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा था, एक क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था, एक हिमांक अवनमन था, एक था परासरण दाब। तो उन चारों के आधार पर भी फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसे लिख सकते हो I इज इक्वल, यहां पर I इज इक्वल हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान, और एक हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का प्रायोगिक मान। अब इसी परिभाषा को एग्जाम ये भी ले सकते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का प्रायोगिक मान का अनुपात भी क्या कहलाता है, वांट हाफ गुणांक। इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, क्वथनांक उन्नयन में भी लिख सकते हो। वैसे देखो इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो वैसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वहां क्या लिखा था, P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए लिखा था। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, I इज इक्वल P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए। ये जो लिखा था इसका ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा थ्योरेटिकल। ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षित। प्रायोगिक जो सैद्धांतिक होता है थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल के लिए क्या आएगा टी, थ्योरेटिकल प्रायोगिक के सैद्धांतिक इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरेटिकल बोलते हैं, उसके लिए टी लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर यही फॉर्मूला इसके लिए भी लिख सकते हो आप, डेल्टा टीबी ओ डेल्टा टीबी टी, ये भी लिख सकते हो डेल्टा टी टीएफ डेल्टा टीएफ टी, पाई नॉट और पाई टी। तो ये इसके अणुसंख्यिक गुणधर्म की चारों कैटेगरियों में भी इसकी परिभाषा
इसका संबंध ये लिख सकते हो डेल्टा टी बी नॉट अपॉन डेल्टा टी बी टी। कोई प्रेक्षित मान ऊपर आएगा और सैद्धांतिक मान कहाँ आएगा नीचे। सैद्धांतिक मान बोल सकते हो, प्रायोगिक मान भी इसे कह सकते हो। तो ये है वान टॉप गुणांक और वान टॉप गुणांक की जो डेफिनेशन है चारों अणुसंघ के गुणधर्म के आधार पर आप लिख सकते हो। तो डेफिनेशन आपकी समझ में आई होगी, सिंपल सी डेफिनेशन है, अणुसंघ के गुणधर्म के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान के अनुपात को वान टॉप गुणांक कहा जाता है। तो फर्स्ट आपको डेफिनेशन अच्छे से तैयार होनी चाहिए। अब वान टॉप गुणांक और अणुसंघ के गुणधर्म में जो संबंध होता है उन संबंध के आधार पर इनका क्या फॉर्मूला है वो फॉर्मूला और पढ़ते हैं। तो ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन, चारों कैटेगरी में लिख सकते हो आप, चाहे डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो। ये जो लिखा ओ का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षित, टी का मतलब थ्योरेटिकल, प्रायोगिक या सैद्धांतिक बोलते हैं। अब इसमें आएगा वान टॉप गुणांक और अणुसंघ के गुणधर्म में संबंध क्या है। संबंध देखो, वान टॉप गुणांक और अणुसंघ के गुणधर्म में संबंध। तो अणुसंघ के गुणधर्म कितने बड़े हैं, 4। अब संबंध इनका जो लिखेंगे वो देखो, संबंध में सिर्फ इतना ये वान टॉप गुणांक जो होता है सभी से मल्टीपल में लिखा जाएगा। फॉर्मूले आपके है ही, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल बढ़ा था डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा एम ए इंटू डब्ल्यू ए बढ़ा था आपने, एक अपने बढ़ा था डेल्टा टी बी इज इक्वल बढ़ा था के बी इंटू एम बढ़ा था। तो वान टॉप गुणांक के लिए संबंध में क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आई से मल्टीपल होता है, यहाँ भी आई से क्या हो जाएगा मल्टीपल। तो इसका एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो वैसे, डेल्टा टी बी इज इक्वल आई इंटू के बी इंटू ये बढ़ा है मूलतः 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए हो जाएगा। हिमांक का वर्णन, हिमांक का वर्णन कैसे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा टी एफ से, डेल्टा टी एफ के लिए क्या हो जाएगा आई गुणा के एफ गुणा स्मॉल एम। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए, राइट है। चौथा संबंध परासरण दाब का, तो परासरण दाब में हमने क्या पढ़ा था, पाई इज इक्वल क्या पढ़ा था हमने, पाई इज इक्वल पढ़ा था डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी गुणा वी पढ़ा था। तो ये आई से क्या हो जाएगा वही मल्टीपल हो जाएगा। तो पाई इज इक्वल आई गुणा डब्ल्यू बी इंटू आर टी, लिख सकते हो आई गुणा डब्ल्यू बी गुणा आर टी अपॉन एम बी गुणा वी, ये हो जाएगा संबंध। तो चारों का संबंध आपको तैयार होना चाहिए, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं वान टॉप गुणांक और वास्तव अवनमन का संबंध लिखो तो ये लिखना पड़ेगा। तो 4 फॉर्मूले हो गए, सेकंड है क्वथनांक गुणन और वान टॉप गुणांक का संबंध, तीसरा हमने लिखा हिमांक का वर्णन और वान टॉप गुणांक का संबंध, चौथा हमने लिखा है वान टॉप गुणांक और परासरण दाब में संबंध का फॉर्मूला। तो सभी में ये जो फॉर्मूले अपन ने जो पहले पढ़े थे फॉर्मूले आने चाहिए, वान टॉप गुणांक क्या होता है इनके गुणज में चलता है। तो ये है इसका संबंध। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे वान टॉप गुणांक जो है जब विलायक में विलय को खोलते हैं तो उसका वियोजन होता है, तो उसके लिए 3 कंडीशन अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, वान टॉप गुणांक की परिस्थितियां इसकी पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो टॉपिक का नाम ये भी लिख सकते हो आप, आई के मान या परिस्थितियां भी लिख सकते हो आप, आई की आवश्यक परिस्थितियां। तो देखिए आई की अपनी 3 वैल्यू पढ़ेंगे यहाँ पर, आई की वैल्यू तो एक पढ़ेंगे आई की वैल्यू
1 से अधिक और एक पढ़ेंगे 1 से कम। इसमें रहेगी कंडीशन है तो वियोजन और न ही समगुणन। यहां पर 1 से ज्यादा होगा तो वियोजन पढ़ेंगे और 1 से कम होगा जब समगुणन होगा। तो तीनों की आप 3 लाइन भी नोट कर सकते हो। वांट ऑफ गुणांक का मान 1 कब होगा, 1 से ज्यादा कब होगा और 1 से कम कब होगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए इसमें अभी मैंने आपको बताया भी था, शुरू में भी एक लाइन बोली थी, दोबारा सुनना। जब विलायक में विलेय को घोला जाता है तो विलेय का न तो वियोजन और न संगुणन होता है, तो वांट ऑफ गुणांक का मान 1 होता है। अब ना वियोजन ना संगुणन है, तो ऐसा एग्जांपल से मान लीजिए विलायक है, एक पात्र में अपन ने डाल दिया C12 H22 O11, या मान लीजिए हमने डाल दिया C6 H12 O6 है, तो ये आयनों में वियोजित नहीं होगा, ये उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो इससे पदार्थ जो होते हैं जिनका न तो वियोजन होता है न ही संगुणन होता है, तो उनका वांट ऑफ गुणांक का I का जो मान है वो कितना होता है, 1 होता है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न भी आ जाता है, जैसे ग्लूकोज का वांट ऑफ गुणांक कितना होता है, तो 1 बताना पड़ेगा। शर्करा का वांट ऑफ गुणांक कितना होता है, तो 1 होता है। तो ये आपको कुछ पदार्थ जो है उनका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे बात करें हमें वियोजन होता है, तो वियोजन के जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में बात करें तो NaCl है, तो NaCl का वियोजन होता है तो बनता है Na+ और Cl-। तो वांट ऑफ गुणांक का मान 1 से क्या होगा, ज्यादा। तो जितने आयन बनते हैं, यहाँ आयन एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, तो एक कितना हो गया, NaCl का वांट ऑफ गुणांक का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि CaCl2 का वांट ऑफ गुणांक कितना होता है, तो आपको आयनों का पता होना चाहिए कितने आयन बने। तो इसका आयन क्या बनेगा, Ca+2 2Cl-, Ca+2 और एक लिखा है 2Cl-। तो यहाँ पर आयन कितने हो गए, एक आयन तो ये हो गया और Cl के कितने हैं, 2, तो 2 रे कितना हो गया, 3। तो जितने आयन बनेंगे उतना उसका वांट ऑफ गुणांक हो जाएगा। संगुणन होता है, संगुणन में देखो जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे अपन ने पढ़ी थी, इलेवेंथ में, तो ये है संगुणन का एग्जाम। तो 3 कंडीशन है, तीनों लाइनें आप नोट करोगे। फर्स्ट, जब विलायक में विलेय को घोला जाता है तो विलेय का न तो वियोजन न समगुणन होता है, तो वांट ऑफ गुणांक का मान 1 होता है। सेकंड लाइन क्या लिखोगे, जब विलायक में विलेय को घोला जाता है तो वियोजन होता है, तो वांट ऑफ गुणांक का मान 1 होता है। और जब विलायक में विलेय को घोला जाता है तो संगुणन होता है, तो मान 1 से कम होता है। राइट, तो ये है वांट ऑफ गुणांक का मान। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।